हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल गणेश वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट नियम पढ़ेंगे जो है फैराडे के नियम। हाँ, फैराडे के नियम। सबसे पहले आप ये बताइए इन फैराडे का पूरा नाम क्या है। तो इन फैराडे का पूरा नाम है माइकल फैराडे। क्या है? माइकल फैराडे। इन माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने बहुत सारे विद्युत अपघट्यों का अध्ययन किया एवं उनकी विद्युत अपघटन क्रिया का अध्ययन किया। अब ये विद्युत अपघटन क्रिया क्या होती है उसको समझिएगा। क्या होता है, जब किसी सेल में हम विद्युत अपघट्य डाल देते हैं और उस विद्युत अपघट्य द्वारा जो धारा प्रवाहित होती है तो उस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन की क्रिया। तो उनकी विद्युत अपघटन क्रिया का अध्ययन किया। इसका अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या किया, सन 1833 में 1833 में एक नियम की स्थापना की और उन नियमों को उन्होंने दो भागों में बांटा। पहला था प्रथम नियम और दूसरा था द्वितीय नियम। ये था। अब इन्होंने क्या किया, पहले प्रथम नियम दिया, इसके बाद द्वितीय नियम दिया। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम। प्रथम नियम। तो इन्होंने अपने प्रथम नियम में कहा कि जब विद्युत अपघटन की क्रिया होती है तो पहले हम एक सेल बना लेते हैं विद्युत अपघटन क्रिया को समझने के लिए। मान लेते हैं यह कोई एक सेल है। इस सेल में ये दो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं इस टाइप से, और मान लेते हैं इस सेल में NaCl एक विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। तो जब इस सेल में धारा प्रवाहित होगी तो Na प्लस में और ये Cl माइनस में टूट जाएगा। तो Na प्लस यहाँ जाएगा और Cl माइनस यहाँ जाएगा, क्योंकि इसको मान लेते हैं हम एनोड और इसको मान लेते हैं हम कैथोड। तो जब ये NaCl इधर जाएगा तो क्या होगा, तो इन्होंने क्या बताया वो देखें। तो इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई या जमा हुई पदार्थ की मात्रा, मतलब दोस्तों आपको पता है Na प्लस यहाँ जा रहा है, Cl माइनस यहाँ जा रहा है, तो ये पदार्थ यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ पर जमा होगा। ये पदार्थ यहाँ पर जा रहा है तो क्या होगा, इस पर जमा होगा। जमा है होगा या मुक्त होगा, ये होगा। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा या जमा हुई पदार्थ की मात्रा उसमें इस सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। अब आवेश के कारण क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, तो ये धारा का ही रूप है आवेश। आवेश के समानुपाती होता है। मान लेते हैं पदार्थ की मात्रा m है और आवेश क्या है, q। तो जो m है वो समानुपाती किसके हो जाएगा, q के हो जाएगा। मतलब दोस्तों जितनी पदार्थ की मात्रा इस इलेक्ट्रोड पर जमा होगी, जितना Na प्लस Cl माइनस इन इलेक्ट्रोडों पर आएगा, धारा का मान, आवेश का मान उतना ही ज्यादा होगा। यदि कम मात्रा इलेक्ट्रोड पर जमा होगी तो धारा या आवेश का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो इन्होंने कहा था कि पदार्थ की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा धारा का मान होगा, उतनी ज्यादा धारा का मान होगा, है ना। तो यह नियम क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुई या मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। तो आइए इसको और समझ लेते हैं। मान लेते हैं पदार्थ की मात्रा क्या है, m, और आवेश क्या है, q है। आवेश क्या है, q। तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, m समानुपाती q। m समानुपाती q। अब यहाँ से हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जो हम यहाँ पर लेते हैं z, और ये आ गया q। तो z क्या है, एक नियतांक है, तो लिख देंगे जहां z एक नियतांक है जिसे विद्युत
रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। जेड को हम क्या कहेंगे? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब यदि इस नियम को आगे बढ़ाएं, वैसे हमारा नियम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यदि आगे बढ़ा के हम इस जेड का मान निकालें तो उस जेड के मान को भी निकाल सकते हैं ना। तो इसके लिए आप कैसे निकालेंगे? देखो, आपको 12th केमिस्ट्री में 12th फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा था कि जो आवेश होता है, आवेश होता है वो धारा और समय का गुणनफल होता है। धारा और समय का गुणनफल होता है, मतलब Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। तो इसको उठा के हम इसमें रख देंगे, इस वाले समीकरण में। तो M बराबर क्या हो जाएगा? Z तो रहेगा ही, I इंटू क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। अब हमें किसका मान निकालना है? Z का मान निकालना है। तो I और जो T है उसका मान हम क्या रख देंगे? 1 पुट कर देंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे? यदि I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर क्या हो गया? 1 सेकेंड, ये दोनों हमने रख दिया। तो ऐसा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? M बराबर Z हो जाएगा, क्योंकि इनका मान 1 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं कर रहा। तो M बराबर क्या हो जाएगा? हमारा Z हो जाएगा। मतलब जो पदार्थ की मात्रा है उसे ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? अतः किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या जमा हुई पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। जब धारा का मान 1 एम्पियर और जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई या जमा हुई पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो। क्योंकि ये हमने रखा है, जब ये इसके बराबर हो रहा है ना, तो ये हमारा हुआ विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का प्रथम नियम। आइए अब हम देखते हैं दूसरा नियम। तो इन्होंने द्वितीय नियम दिया और द्वितीय नियम में उन्होंने कहा कि यदि भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों में, मतलब अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्यों में, ये अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्य हैं, ये अलग अलग पात्र में हमने भर दिए। तो इन्होंने कहा था यदि भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा, मतलब इसमें भी I धारा प्रवाहित हो, इसमें भी I धारा, और ये I धारा समान प्रबलता की हो, ये धारा यदि समान समय, मान लेते हैं इनका समान समय क्या है? T है, समान समय तक प्रवाहित की जाए, तो जो इलेक्ट्रोड हैं, ये आपको इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, इन इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई या जमा हुई पदार्थ की जो मात्रा होती है वो तुल्यांक की भारों के समानुपाती होती है। किसके? तुल्यांक की भारों के समानुपाती होती है। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए इस नियम को। इस नियम के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों में यदि समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई या जमा हुई पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांक की भारों के समानुपाती होती है। मतलब जो मुक्त हुई या पदार्थ की जमा हुई पदार्थ की मात्रा है वो तुल्यांक की भार के समानुपाती होगा। जितनी तुल्यांक की भार बढ़ेगा उतनी मात्रा बढ़ेगी, और तुल्यांक की भार जितना बढ़ेगा मतलब पदार्थ ज्यादा होगा, उतना पदार्थ ज्यादा होगा, है ना। तो ध्यान रखना है आपको, तुल्यांक की भार के समानुपाती होगी पदार्थ की मात्रा। अब इस नियम को हम आगे बढ़ाते हैं और मान लेते हैं पदार्थ की मात्रा m है। अब दोस्तों पदार्थ की जो मात्रा मैं m लेकर चल रहा हूँ, आप उसको w भी लेकर चल सकते हैं या m लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पदार्थ की मात्रा m या w है तथा तुल्यांक की भार E है, तब क्या होगा? तब इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? m समानुपाती E, m समानुपाती क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये 3 प्रकार के विद्युत अपघट्य हैं। इसमें पदार्थ की मात्रा m1 है, इसमें पदार्थ की मात्रा m2 है, इसमें पदार्थ की मात्रा m3 है, और इसके तुल्यांक की भार E1 है,
E2 है और E3 है। तब इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के तुल्यांकी भार E1 E2 व E3 है तथा पदार्थ की मात्रा W1 W2 व M1 मान के चल रहे हैं तो M मान लो, M1 M2 और ये M3 है, तब क्या हो जाएगा, M1 समानुपाती E1, M2 समानुपाती E2 तथा M3 समानुपाती E3, ये होगा। आप क्या ये बताओ, ये होगा? बिल्कुल होगा। तो ये इसको यदि हम आगे बढ़ाएं, यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटाएं, तो समानुपाती का आप चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, है ना, क्या आएगा, एक नियतांक। यदि हम इसमें समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो क्या जाएगा, m बराबर k, या फिर k ही आएगा, बराबर e आ जाएगा। तो इस नियतांक k का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, m अपॉन क्या हो जाएगा, m अपॉन क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, m अपॉन क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम इनमें सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट कर दें तो k बराबर क्या हो जाएगा, m1 अपॉन E1, इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, k बराबर m2 अपॉन E2 हो जाएगा, और इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, k बराबर m3 अपॉन E3 हो जाएगा। आप ये समझ सकते हो, ये हो जाएगा क्या। अब इसमें हम देखें कि LHS इनका बराबर है तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम इस नियम को क्या लिख सकते हैं, या क्या हो जाएगा, या M1 अपॉन E1। अब ये LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, क्या हो जाएगा, M1 अपॉन E1 बराबर M2 अपॉन E2 बराबर M3 अपॉन E3। तो ये भी हो जाएगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं, पदार्थ की मात्रा और तुल्यांकी भार का अनुपात सभी विद्युत अपघट्यों के लिए कैसा होगा, समान होगा। ये हमारा द्वितीय नियम है। तो आई होप दोस्तों कि ये दोनों नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।